हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे जा रहे यहाँ से 7 से 8 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही इसको कई बुकों से कलेक्शन करके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित इसको बनाया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो आपके लिए रहेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या कवर किया गया है इसको सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा और वहाँ पर उद्घाटन व उनको मिले वहाँ पर पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिले पुरस्कार, उनकी विदेश यात्रा क्या रही, कहाँ की रही। उपराष्ट्रपति की विदेश यात्रा कहाँ की रही। एस जयशंकर प्रसाद विदेश यात्रा कहाँ की रही और वहाँ पर उन्होंने क्या किया। और कुछ प्रमुख सम्मेलन भी हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को यहाँ पर कवर किया गया है। चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ये दूसरे बन गए हैं 3 बार लगातार। व्यक्तिगत रूप से ये 15वें हैं, जो इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के रूप अगर पूछा जाए तो 20 में बता सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में 15वें ही आता है, जो एग्जाम में ज़्यादा आता है। पहली बार शपथ इन्होंने लिया 26 मई 2014 को। पहली बार प्रधानमंत्री बने 26 मई 2014 को। और जब बने थे पहली विदेश यात्रा किस देश की? भूटान की। दूसरी बार शपथ 30 मई 2019 को लिए, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और पहली विदेश यात्रा दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मालदीव की। तीसरी बार यानी इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 9 जून 2024 को शपथ ली और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। और पहली विदेश यात्रा इन्होंने इटली की, क्योंकि G7 में इनको पार्टिसिपेट करना था। G7 शिखर सम्मेलन वहीं पर आयोजित था इटली में। तो इटली की पीएम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है, जॉर्जिया मेलोनी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024, इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला, उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब, लोकसभा विपक्ष का नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्हें 99 सीट मिली है। और अभी तक लोकसभा विपक्ष का नेता का पद खाली था, क्योंकि विपक्ष के नेता के लिए कुल लोकसभा सीटों का 10% सीट पाना अनिवार्य होता है, तो उस पार्टी का लोकसभा विपक्ष का नेता बन सकता है। विजेता जो है इसमें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन जो है, इसको 293 सीट मिली है, जिसमें 240 सीट भाजपा को मिली है यानी बीजेपी को मिली है। 53 अन्य पार्टियां हैं, 8 से 9 पार्टियां मिलाकर। इंडिया अलायंस फ्रेंड्स यहाँ पर 234 सीट प्राप्त की है। मोदी मंत्रिमंडल में 71 मंत्री हैं, 7 महिला मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को मिले सम्मान कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको छपा मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 300 वर्ष में ये पहली बार है जो किसी भारतीय व्यक्ति को मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 2019 में ही घोषित कर दिया गया था और मोदी को पहली बार मिला, किसी भारतीय को पहली बार मिला। तो राजधानी रूस की मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। द ऑर्डर ऑफ बुक ग्यालपो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राजधानी थिम्पू है, मुद्रा गुलट्रम है। मुद्रा याद रखिएगा, गुलट्रम। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये भी नवंबर में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। ये डोमिनिका का राष्ट्रमंडल का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। गार्ड ऑफ ऑनर जो है ये लाओस में प्राप्त हुआ, इसको प्रधानमंत्री मोदी को। राजधानी लाओस की क्या है? वियंतियाने, मुद्रा लाओटिपन किप है। वियंतियाने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, 19वां एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ और भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन हुआ।
ये तीनों वियंतियाने में ही हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है राजधानी भी। आगे इसकी चर्चा की गई है। 2023, क्योंकि पेपर जो है ये कई बार डिले हुआ, कई बार लेट हुआ, तो पेपर कब का बना हुआ है, क्या रणनीति है, इसलिए 2023 का कवर कर लेते हैं हम यहाँ पर इस पुरस्कार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू कहाँ का है? पापुआ न्यू गिनी का है। मोदी को मिला पुरस्कार है 2023 का। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एबाक्कल अवार्ड मिला है, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का है। फिजी का द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है मोदी को, जो कि 2024 में इस बार यह अवार्ड फिजी की यात्रा जब दौरा पर थी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारी, तो उनको यह पुरस्कार मिला है 2024 में। मिस्र यानी इजिप्ट का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ नाइल, ये 2023 में मोदी को मिला था। लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो मोदी को मिला था 2023 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है मिले सम्मान क्या हैं 2024 में? ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ। जनजाति समुदाय की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और किस जनजाति से संबंधित हैं? संथाल जनजाति से। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 देश की दौरा की थी, फिजी, अल्जीरिया और यहाँ पर तिमोर लिस्ते, तो तिमोर लिस्ते में इनको मिला हुआ सम्मान है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राजधानी दिल्ली है किसकी? तिमोर लिस्ते की। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। ध्यान दे दोस्त, तिमोर लिस्ते जो है ये आसियान संगठन का ये 11वां देश भी बन चुका है। आगे आपको मिलेगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राजधानी सूबा है फिजी की। मुद्रा फिजी डॉलर है। इसको मिला है ये 2024 में द्रौपदी मुर्मू को मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 द्रौपदी मुर्मू को मिला है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। अब यहाँ तक तो हमने पुरस्कार प्राप्त किया जो मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिले थे। अभी यहाँ पर हम विदेश यात्राओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहली विदेश यात्रा कह सकते हैं 2024 की जो रही है, यूएई और कतर की प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है। और यूएई में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर मोदी यानी अमेरिका में मोदी के नाम पर, ट्रंप इस बार भी मोदी के नाम पर जीते। और सेम यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ पर भारत में नमस्ते ट्रंप चलाया गया था, सेम उसी प्रकार यूएई में देखा जाए तो ऐलान मोदी कार्यक्रम अबू धाबी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस देश में हुआ था ऐलान मोदी कार्यक्रम, तो बोलेंगे यूएई के अबू धाबी में। अबू धाबी क्या है? ये राजधानी है किसकी? यूएई की। मुद्रा क्या है? यूएई की दिरहम। मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। वहां पर ये दौरा करने के बाद पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और यूएई जो है रुपे कार्ड अपनाया है, काफ़ी देश रुपे कार्ड को अपनाए हैं। और आपके रुपे कार्ड के अलावा किसको अपनाया गया है? यूपीआई को भी अपनाया गया है। तो भारत जो है जैवान कार्ड यूएई का है, इसके साथ रुपे कार्ड के साथ साझा करेगा। दोनों का लेन देन एक दूसरे से इस कार्ड के माध्यम से व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो यूएई में जो बना हिंदू मंदिर है उसका नाम क्या है? बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण है। यूएई व भारत के बीच 10 समझौते हुए हैं। यूएई आप समझते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 में सर्वाधिक व्यापार अगर देखा जाए तो चीन अमेरिका को पीछे कर दिया था। हालांकि अमेरिका हमेशा व्यापारिक साझेदार में अग्रणी रहता है, लेकिन 2023 में चीन आगे निकल गया, यानी सर्वाधिक व्यापार हम चीन के साथ किए। लेकिन परंतु 2024 की पहली छमाही में 2024 में सर्वाधिक व्यापार अमेरिका के साथ फिर से हो गया।
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड जो भारत की कंपनी है, उसने यूएई की एडीएनओसिस कंपनी के साथ मिल करके समझौता किया है, जो 10 वर्षों के लिए समझौता हुआ है तरल प्राकृतिक गैस का लेकर के। तरल प्राकृतिक गैस भारत को आयात करना होता है, इसके लिए समझौता हुआ है। कतर की यात्रा। भारत का सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता कतर ही है। अगर प्राकृतिक गैस एलएनजी में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कतर से ही मिलता है, 48%। राजधानी कतर की क्या है? दोहा। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी 2024 से जनवरी फरवरी जैसे जैसे उनकी विदेश यात्रा हुई है, सेम उसी अनुसार से यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। यह पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेहद ही लाभदायक होगा। पीडीएफ की जानकारी या पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा, एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया है 2.5 अंक में। तो ये 8423446622 पर आप अपने लिए ये पीडीएफ पाने के लिए आप व्हाट्सएप पर UPPCS RORO 2024 लिखकर जरूर भेजें और आपको एक टेलीग्राम चैनल पर जोड़ दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तरल प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता ये हो चुका है। 48% भारत कतर से ही आयात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, 8 नौसेना की कर्मियों को कतर ने रिहा कर दिया है, जिसको सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी गई थी, उसे माफ कर दिया है। तो मोदी ने कतर का धन्यवाद किया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024, ये मोदी का जो दौरा है, ये एक हिसाब से भागीदारी है, इसमें जाना होता है राष्ट्राध्यक्षों को। तो 13 से 15 जून को हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अपुलिया के फसानो शहर में। वहाँ पर स्थान है वोर्गो इग्नाजिया में। इन 3-4 में कोई भी नाम आ सकता है, अपुलिया, इटली, फसानो शहर, वोर्गो इग्नाजिया, सब ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री जो हैं इसमें शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी, यानी G7 में पार्टिसिपेट कौन था भारत की तरफ से? नरेंद्र मोदी। और इटली पीएम जो हैं उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जॉर्जिया मेलोनी, इसको बना लेंगे। यूक्रेन को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, इसको समर्थन मिला सबसे पहले किसने दिया था? इटली ने ही समर्थन दिया था। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का समर्थन भी G7 में मिला। मतलब G7 में एक प्रमुख मुद्दे हैं जो कहे गए हैं, तो ये फैसले याद रखिएगा। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन आस्ताना में हुआ। आस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है और इसमें बेलारूस 10वां सदस्य बना। SCO का संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस बना। 9वां सदस्य कौन बना था? ईरान बना था। ईरान 9वां देश SCO का बना था। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया एस जयशंकर ने, याद रखेंगे दोस्त। तो ये संघाई सहयोग संगठन जो है, इसमें कौन है? एस जयशंकर है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ है उसमें भी एस जयशंकर प्रतिनिधित्व भारत का की है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10वां सदस्य देश बेलारूसी है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान के अस्ताना में यह सम्मेलन SCO हुआ ही था, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट को याद रखेंगे। बाकी तो 10 प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, उनको भी याद करना जरूरी है। अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखेंगे। आस्ताना घोषणा पत्र, 25 राजनीतिक समझौतों को मंजूरी मिली है इसमें। आस्ताना घोषणा पत्र के साथ ये आपका SCO समापन हुआ। SCO का पर्यवेक्षक देश कौन था? मंगोलिया भी इसमें शामिल हुआ था। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय क्या है? बीजिंग है। और सदस्य देश इसमें कितने हो गए हैं? 10 हैं।
तो 10 में भारत, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। तो फ्रेंड कैसे याद रखेंगे, 2 तान को छोड़ दीजिएगा, एक तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान छोड़ देंगे। जितने तान आते हैं 7 तान हैं, 7 में 5 तान यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, ये 5 ये हो गए। और 5 में आप याद कर लेंगे भारत और चीन, ये तो शुरू में ही था। ईरान 9वां बना है, बेलारूस 10वां बना है, मंगोलिया याद कर लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा। इसमें कभी कभी होता है कि एशिया का कौन सा देश नहीं है ना, करंट अफेयर दृष्टि ना ही सही, इसको आप जीएस के दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फालतू की जीएस इंक्लूड नहीं की गई है। आप करंट अफेयर प्लस यहाँ पर आपके जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2024, शासनाध्यक्षों की परिषद या विदेश मंत्री की बैठक जो ही इस्लामाबाद पाकिस्तान, भ्रमित मत होइएगा फ्रेंड्स। एससीओ शिखर सम्मेलन 24वां जो था, यहाँ पर विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्षों की कही जाएगी, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में यहाँ पर बना। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर विदेश मंत्री ने किया था। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ। कहाँ हुआ, कंपाला में हुआ। कंपाला किसकी राजधानी है, युगांडा की राजधानी है, और मुद्रा यहाँ की क्या है, सीलिंग है। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किया। थीम साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन 2019 में हुआ था। 2019 से लेकर 2024 तक ये अध्यक्षता बाकू यानी अजरबैजान कर रहा था। उसके बाद 2024 में जब हुआ तो 2024 से आगे 5 साल तक, 4 साल तक आपका अध्यक्षता कौन करेगा। सम्मेलन कहाँ हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कंपाला, याद रखेंगे। कंपाला घोषणा पत्र में क्या कहा गया है, इजराइल सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई है और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता देने के लिए कही गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यूएनओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है, क्योंकि इसमें 120 देश हैं। G20 में आप जानते ही हैं 21 सदस्य देश हैं, जिसमें 2 संघ है। एक संघ आपका अफ्रीकी संघ है जिसमें 55 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है जिसमें 27 देश हैं। 28वां देश जो था ब्रिटेन वो हट गया है, और 19 देश अलग। तो आप इतने देश यहाँ पर शामिल होते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 में सर्बिया बेलग्रेड में हुई। विकासशील देशों का एक संगठन है, ये गठबंधन कह सकते हैं, कोई औपचारिक नहीं है ये। और जवाहरलाल नेहरू का योगदान रहा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से गुट निरपेक्ष आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ था, यानी बेलग्रेड में हुआ था। रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा, तो मोदी जो किए थे रूस या ऑस्ट्रिया की यात्रा, इसके बाद इसमें तीसरे कार्यकाल के बाद, याद रखेंगे। तो तीसरे कार्यकाल के बाद यानी तीसरा कार्यकाल कब शुरू होता है, 9 जून से होता है, और ये डेट क्या है, 8 से 10 जुलाई 2024। तो इसके पहले जून में ही आपका सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर G7 सम्मेलन हुआ था। तो पहली अगर यात्रा अगर कहा जाएगा प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो आपका इटली का ही होगा। लेकिन अगर कहा जाएगा द्विपक्षीय विदेश यात्रा, क्योंकि वहाँ पर भागीदारी थी, वहाँ पर जाना तो अनिवार्य था किसी न किसी को। यहाँ पर तो समझौते यानी व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना व्यापारिक जो साझा है बढ़ावा देने के लिए इनको जाना है, तो द्विपक्षीय विदेश यात्रा है, कह सकते हैं दोनों को एक दूसरे से काम पड़ती है। तो तीसरे कार्यकाल के बाद मोदी की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा जो थी वह कहाँ की थी, रूस की थी और ऑस्ट्रिया की थी। सबसे पहले रूस में गए मोदी, शपथ 9 जून 2024 जो बताया आपने। इटली के G7 में भागीदारी के लिए गए थे, 13 से 15 जून को आयोजन हुआ था। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 5वीं बार क्या हैं, रूस के राष्ट्रपति रह चुके, अभी भी वर्तमान में हैं। मास्को में क्रेमलिन जगह है जहाँ पे द्विपक्षीय यात्रा से पूर्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी ने अज्ञात सैनिक मकबरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। याद रखिए, अज्ञात सैनिक मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित कहाँ की, तो मास्को के क्रेमलिन में। रूस के 2 शहर हैं जहां पर मोदी ने
भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। एक शहर है कजान और दूसरा है एकातेरिन। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित नरेंद्र मोदी को यहाँ पर किया गया, और जो कि यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 300 वर्षों में किसी पहले व्यक्ति को, यानी वो भी भारतीय व्यक्ति को मिला है, नरेंद्र मोदी है। 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। भारत सर्वाधिक तेल का आयात रूस से कर रहा है। आप जानते हैं कोविड दौरान, या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत सारे दबाव में भी भारत ने रूस से तेल लेना नहीं छोड़ा। तो भारत 80% तेल आयात करता है, अपनी ज़रूरत का 80% तेल, याद रखिएगा फैक्ट आता है, 80% तेल ज़रूरत का आयात करता है। सबसे ज़्यादा खपत करता है, जिसको ज़रूरत होती है तेल में आपूर्ति में, अमेरिका पहला स्थान है, चीन दूसरा स्थान है, भारत तीसरा स्थान है। अरामको जो तेल कंपनी है सऊदी अरब की, सर्वाधिक लाभ कमाया है क्योंकि इसने भंडारण कर रखा था। हालांकि सर्वाधिक तेल भंडारण वेनेजुएला में है, वहाँ पे खाने तो हैं मगर उसको निकालने वाली मशीनें नहीं हैं वहाँ पर, क्योंकि पिछड़ा देश है, इसलिए भंडारण तो है वहाँ पर। मार्काइबो झील है, मार्काइबो झील जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो सऊदी अरब के पास बहुत सारे तेल कुएं हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाभ कमा ले जाता है। अरामको तेल कंपनी है सऊदी अरब की है, जिसने सर्वाधिक लाभ कमाया। मार्काइबो झील जो भी आपको बताया गया वेनेजुएला में है, सर्वाधिक तेल भंडार है, याद रखेंगे। भारत व रूस के मध्य द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 2025 तक 25 अरब डॉलर का रखा गया था फ्रेंड्स, परंतु लेकिन यह व्यापार देखा जाए तो 65 अरब डॉलर पहुंच गया, और 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे, फैक्ट आते रहते हैं क्योंकि आप बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया की यात्रा 9 जुलाई, डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि किस महीने में, आज पूछ लिया जाएगा जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश की यात्रा की, या फरवरी महीने में मोदी ने किस देश की यात्रा की, है ना। तो इसका डेट नहीं याद करना है, सिर्फ यहाँ पर याद ये करना है कि इस मंथ का अगर पूछता है तो उसकी विदेश यात्रा किन देशों की रही आप बता सकते हैं। वो ऊपर मैं लिखते हुए डेट चला गया। 41 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम का दौरा पहली बार था ऑस्ट्रिया में। राजधानी ऑस्ट्रिया की है वियना। वियना में ही ओपेक का मुख्यालय है, जो 1960 में स्थापना हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम जो है ये आपका कॉरपोरेशन है, तो जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है इसके लिए याद रखेंगे आप लोग। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर वेलन है। वेलन क्योंकि तेल वगैरह गैलन में हो जाता है, तो तेल ओपेक से संबंधित है, याद रख लेंगे आप। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पोलैंड यात्रा अगस्त में की है। 45 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी ये। पोलैंड पीएम कौन है? डोनाल्ड टस्क हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। जो नव नियुक्ति हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, इनको तो जरूर याद रख लेंगे। जिन पर स्टार लगाया गया है, 5 स्टार है, अंडरलाइन किए गए, इनको जरूर याद कर लेंगे। पीएम मोदी ने गुड डोबरी महाराज स्क्वायर का अवलोकन किया, कहाँ पर? पोलैंड में। जाम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी शामिल हुए पोलैंड में, कौन? मोदी। और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने। यूक्रेन यात्रा आमंत्रित किए गए थे मोदी। राजधानी क्यों है और मुद्रा रुबिन्या, इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की मुद्रा और राजधानी याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और 1992 में राजनयिक संबंध स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था, यात्रा था यूक्रेन के लिए। भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स दिए हैं। और भीष्म है क्या? यह दुनिया का पहला पोर्टेबल मेडिकल अस्पताल है। इसको हवाई जहाज के माध्यम से कहीं भी उतारा जा सकता है। ये सुसज्जित है पूर्णतया चिकित्सा रूप से। आप जैसे कि वहाँ पर युद्ध छिड़े हुए हैं, वहाँ पर आम नागरिकों को और सेनाओं को यहाँ पर इसकी मदद मिलेगी। ब्रुनेई व सिंगापुर यात्रा सितंबर के महीने में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था ब्रुनेई में। राजधानी ब्रुनेई की क्या है? बंदर सेरी बेगवान, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ओमर अली सैफुद्दीन का जो मस्जिद था उसका दौरा इन्होंने किया। किसने?
प्रधानमंत्री मोदी ने। मुद्रा ब्रुनेई डॉलर है। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के ब्रुनेई के सुल्तान हैं। इनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी बंदर बेरी बेगवान का दौरा किया था। सिंगापुर की यात्रा, राजधानी सिंगापुर है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, फिर भी याद कर सकते हैं। पीएम लॉरेंस बोंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस बोंग है। सिंगापुर व भारत के मध्य 4 समझौते हुए। उन समझौतों में आप सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम याद रखेंगे। इकोसिस्टम जो है ये यहाँ पर समझौता हुआ सिंगापुर। एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, वह सबसे बड़ा देश जो है भागीदार निवेश करने वाला भारत में, वो सिंगापुर है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एफडीआई, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है ऐसे निवेश यानी संपत्तियों का निवेश किसी के द्वारा जो अचल संपत्तियों में हो, क्योंकि वह अचल संपत्ति अपने देश उठाकर नहीं ले जा सकती है। इससे क्या होगा? वो उससे हमारे भारत को ही लाभ होगा। और हमारे देश की यह पहल है कि अधिकांश देश जो हो एफडीआई में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। एफआईआई में करने से क्या होगा है कि वो अप्रत्यक्ष जो होगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे जीवन बीमा हो गया, एलआईसी हो गई, इसमें कंपनियां भाग जाती हैं और कोई उनकी संपत्ति यहाँ पर नहीं रहती है, इससे हमें नुकसान होता है और डर बना रहता है। तो आप समझ गए होंगे एफडीआई और एफआईआई में अंतर क्या होता है। तो एफडीआई में जो है कितने रुपए का? 11.77 अरब डॉलर का भारत में निवेश सिंगापुर ने किया और शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत में निवेश करने का। मोदी ने इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की घोषणा की। कहां पर? सिंगापुर में। भारत का पहला तिरुवल्लुपुर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा मोदी ने की। कहां भी? ये भी सिंगापुर में है। तो किसी दौरे पर जो विशेष इवेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई पेजेज में होते हैं, 5-6 पेजेज में, उसमें आपको निकाल कर ही दिया जा रहा है। अमेरिकी यात्रा सितंबर महीने में की प्रधानमंत्री मोदी ने। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना था, लेकिन भारत ने अमेरिका से स्थानांतरित कर लिया और भारत में अभी 2025 में होगा। 2024 में यह अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। और न्यूयॉर्क में कहाँ पर देखा जाएगा? तो विलमिंटन, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन था, यह विलमिंटन के डेलावेयर में हुआ था, याद रखिएगा। विलमिंटन डेलावेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप, 5 स्टार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित फ्यूचर समिट कार्यक्रम था, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित फ्यूचर समिट में हिस्सा लिया। क्वाड देश कौन है? 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्वाड से क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, चतुर्भुज पढ़ा होगा, वहीं से एक शब्द लिया गया, क्वाड लिया गया, क्योंकि ये एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। देखते हैं कैसे आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन। क्यों जरूरत पड़ी इस क्वाड शिखर सम्मेलन की? तो हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती हुई शक्ति यानी प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए ही इन 4 देशों ने किया, क्योंकि अगर ये चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमा लेता है, जो प्रशांत महासागर में है, तो वहाँ पर व्यापार जो होगा वह ठप हो जाएगा। तो उनके प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए यहाँ क्वाड शिखर सम्मेलन इन देशों के माध्यम से किया गया। तो शामिल राष्ट्राध्यक्ष जो हैं यहाँ पर चारों देशों के होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो बाइडेन थे, 46वें राष्ट्रपति। भारत के पीएम थे नरेंद्र मोदी, और जापान के पीएम फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज। वर्तमान में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, 78 वर्ष यानी सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखा जाए 78 वर्ष के 47वें राष्ट्रपति हैं। जबकि यह एक बार 45वें राष्ट्रपति चुनाव पर हुआ, उसके बाद जो बाइडेन ने चुनाव जीता था, फिर एक चुनाव के बाद फिर से ये आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है, याद रखेंगे। वर्तमान में अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 78 वर्ष की उम्र में बने हैं, सबसे अधिक उम्र में। किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। उपविजेता जिनको हार मिली है वो कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। और 538 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 295 सीट ट्रंप को मिला है और 226 सीट कमला हैरिस को मिला हुआ है। नए उपराष्ट्रपति अब कमला हैरिस नहीं रह गई हैं। ट्रंप ने किसे नया उपराष्ट्रपति घोषित किया है, बनाया है? जेडी वेंस को बनाया गया है। 297 प्राचीन धरोहर
अमेरिका ने भारत को लौटा दिया है, जो किसी ने यहाँ पर लूट करके किसी माध्यम से अमेरिका गया था। बलुआ मिट्टी से निर्मित है यह। भारत जनरल एटॉमिक्स यानी यूएसए के भारत जनरल एटॉमिक्स से हंटर किलर ड्रोन खरीद रहा है। $3 अरब का भारत खरीद रहा है। ये ढूंढ ढूंढ कर मारेगा अपने दुश्मनों को। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये भारत का या दुनिया का पहला मल्टी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, भारत में स्थापित हो रहा है अमेरिका के सहयोग से। 2025 में क्षेत्रीय बंदरगाह व परिवहन सम्मेलन मुंबई में आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसने रखा है? क्वाड जो देश हैं, संगठन देश हैं, उन्होंने मुंबई में पहला क्षेत्रीय बंदरगाह व परिवहन सम्मेलन का आयोजन 2025 में प्रस्तावित किया है। लार्ज आइलैंड में न्यूयॉर्क में मोदी ने घोषणा की 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की। यानी अमेरिका जब दौरा किए थे तो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की घोषणा की। कहाँ पर खोले जाएंगे भारतीय दूतावास? तो बोस्टन में और लॉस एंजल्स में। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, जिसको CSC के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसका 5वां सदस्य देश कौन बना? बांग्लादेश। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024, भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन 2024, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2024, इन तीनों का आयोजन लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुआ। याद रखेंगे दोस्त। PM है सोनेक्से सिम्पाडोने। तो 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम जो है वो क्या है? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। थीम तो जरूर याद रखेंगे हर सम्मेलन की। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते हाल ही में देखा जाए तो ये रूबेला मुक्त है। भूटान भी रूबेला वायरस जो है इससे मुक्त है। कौन? तिमोर लेस्ते और भूटान देश। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का। कौन? आसियान। आसियान का संगठन हुआ था अगस्त 1967 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सदस्य देश कितने हैं? तो अब 11 सदस्य देश हो गए हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ये संस्थापक सदस्य देश नहीं थे, सिर्फ 5 संस्थापक सदस्य देश थे। और कंबोडिया ये 1999 में आसियान में शामिल हुआ और तिमोर लेस्ते हाल ही में 11वां सदस्य देश बना। भूटान व तिमोर लेस्ते हाल ही में रूबेला व खसरा से मुक्त देश बने हैं। वैश्विक जनसंख्या में आसियान की हिस्सेदारी 26% है और सकल घरेलू उत्पाद में 7% की हिस्सेदारी है। 2024 में आसियान सहयोग के लिए भारत की 10 सूत्री योजना है, जिसमें से मुख्य एक योजना आपके सामने है। क्या है? भारत आसियान भारत आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025 मनाने के लिए देगा। कितना रुपए देगा? $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। यानी आसियान भारत पर्यटन मनाने के लिए भारत जो है धनराशि कितना देगा? 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ? कजान, रूस के कजान शहर में। अध्यक्षता किसने किया? वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं रूस के। थीम क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वर्तमान में ब्रिक्स में शामिल देश कितने हैं? 9 देश हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुल देशों की संख्या समय था 11 हो चुकी थी, क्योंकि जब 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो उसमें 6 नए देश को और शामिल किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना और सऊदी अरब भी शामिल थे। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहाँ पर चेंज हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने भारत के साथ क्योंकि भारत भी इसमें शामिल था तो इसमें वो हट गया पीछे और धीरे धीरे सऊदी अरब भी पीछे हट गया। तो ब्रिक्स में वर्तमान में कुल 9 देश ही हैं। कौन कौन देश हैं? ब्रिक्स से याद कर लेंगे। B से ब्राज़ील है, R से रसिया है, रूस है, I से इंडिया भारत है, C से चाइना चीन है, S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। 5 यहाँ से याद कर लेंगे फ्रेंड्स, और 4 आप यहाँ से I में, मतलब I से ईरान, M से मिस्र यानी इजिप्ट, E से इथियोपिया और S से संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? जून 2006 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में है। वैश्विक आबादी, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये फैक्ट के रूप में देता है कि
किसकी साझेदारी कितनी 41% है, 42% है या 45% कर देता है तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट आपको याद रखना है। वैश्विक आबादी का 41% है ब्रिक्स में शामिल हैं। जीडीपी का 24% ओनली ब्रिक्स में ही है, ब्रिक्स के देशों के पास ही है। वैश्विक व्यापार का 16% जो है वो ब्रिक्स देशों के पास है। कजान घोषणा से ब्रिक्स का सम्मेलन का समापन हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 अगर देखा जाए तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ। 2025 में यह ब्राजील देश में होगा। तो भारत चीन द्विपक्षीय समझौता हुआ, एलएसी के लिए है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। यहाँ पर पेट्रोलिंग की सहमत बनी है क्योंकि यहाँ के आसपास जो क्षेत्र हैं आपका पुत्सोंग झील है, गलवान घाटी है, टोम कॉच है, ये सारे हैं जो हैं कि यहाँ पर चीनी और भारतीय सेनाओं में मुठभेड़ होती रहती है क्योंकि चीनी लोग मानते नहीं हैं और अपनी हरकत से, हालांकि हमारे भारतीय सेना उनको सबक सिखा देते हैं। तो इस पर समझौता हुआ है कि लोग अपनी लाइन से थोड़ा दूर रहें। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन स्थल कहाँ है? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, एक न्यायपूर्ण विश्व व एक स्थायी ग्रह का निर्माण। इसमें सदस्य देश कितने हैं G20 में? 21वां सदस्य देश अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकी संघ में जो है 55 देश हो चुके हैं क्योंकि मोरक्को जो है ये 55वां देश बन चुका है। पहले अफ्रीकी संघ में 54 देश ही थे। दो संघ एक और 19 देश, दो संघों में यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ में 27 देश है और अफ्रीकी संघ में अब इस समय वर्तमान में 55 हो चुके हैं, जबकि इसके पहले 54 थे। ब्रिटेन ने 2020 में यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी क्योंकि यूरोपीय संघ में इसके पहले 28 थे। G20 सम्मेलन 2022 में देखा जाए तो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। 2023 में G20 भारत की राजधानी नई दिल्ली में के प्रगति मैदान के में हुआ था, भारत मंडपम में। 2024 में यहाँ इस सत्र में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है क्या? G20 2025 में या साउथ अफ्रीका में होगा, 2026 में अमेरिका में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह, आपने कई एग्जाम में देखा होगा, ऐसे फैक्ट होगा कि जीडीपी का 65% नहीं, वैश्विक व्यापार में 65% अधिक, ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं क्योंकि फैक्चुअल नहीं आते हैं क्वेश्चन। आप इनको आप तथ्यों के माध्यम से, कथन के माध्यम से रहेगा, आप कौन सा सही है व्याख्या करता है, इस संदर्भ में क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 की वैश्विक हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो जीडीपी का तो 85% जो है, जीडीपी का 85% G20 देशों के पास ही है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 85% सिर्फ G20 देशों के पास ही है। और यहाँ पर वैश्विक व्यापार में देखा जाए तो जो हिस्सा है 75% से अधिक, जो वैश्विक व्यापार हो रहा है उसमें 75% से अधिक हिस्सा जो है G20 देशों का ही है। जनसंख्या भागीदारी में 2/3 जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का, क्योंकि आप जानते हैं G20 में दो बड़े देश जहां हो, जैसे भारत और चाइना की सबसे बड़ी देश जनसंख्या में हो चुका है भारत अपना, उसके बाद चाइना दूसरा स्थान है। ऐसे जो देश शामिल होंगे तो समझ लीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या तो यहीं पर G20 में ही। G20 स्थापना वर्ष 1999 है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये कुछ अलग पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत व फ्रांस के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, पूछेगा किसके सहयोग से, तो भारत व फ्रांस के सहयोग से। स्थापना कहाँ हुई थी? 2015 पेरिस में हुई थी, COP21 सम्मेलन के दौरान में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, तो COP21 में इसमें बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों में अधिकतम तो 2% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकते हैं और लक्ष्य तो 1.5% का ही रखा गया था। तो वृद्धि इससे ज़्यादा हो रही है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है, किसका? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश कौन है? स्पेन। 100वां देश कौन है? एक पराग्वे है, स्थल रुद्ध देश है, दक्षिण अमेरिका का एक स्थल रुद्ध देश है। याद रखेंगे, दो देश हैं, एक देश आप कमेंट करके बताएंगे दक्षिण अमेरिका का, क्योंकि पराग्वे कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा स्थल रुद्ध देश है, यानी चारों तरफ से जमीन ही जमीन होगी, मतलब जल नहीं होगा, तटीय देश नहीं है। 101वां देश जो बना है नेपाल बना है। GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, यानी इसका गठन 9 सितंबर 2023 को हुआ, जब आप देख रहे थे क्या 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी में
इसका गठन किया गया क्योंकि हमारी जो बढ़ती हुई ऊर्जा है ईंधन में वो कम होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए। इथेनॉल क्या होता है? अनाजों से इथेनॉल निकाला जाता है और प्राप्त किया जाता है और पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का इससे क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा और हमारी जो निर्भरता होगी दूसरों पर है वो कम हो जाएगी। तो भारत, यूएसए और ब्राजील के सहयोग से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का गठन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा। तो 5 से 10 अगस्त को 3 देश की यात्रा उन्होंने की। फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। फिजी के नाडी शहर में पहले चरण में सर्वोच्च सम्मान से वहां से सम्मानित की गई। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पीछे आप पढ़ चुके हैं। फिजी में नाडी शहर में पहले चरण में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित थी। इसको आपने देखा। सुपर स्पेशलिटी हृदय रोग अस्पताल भारत के सहयोग से स्थापित। कहाँ पर? फिजी के शहर में। आसपास के क्षेत्रों भी लाभान्वित होंगे इससे। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? रातू विलियम मेवा लिली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी नवनिर्वाचित हैं या जहाँ पर दौरा किया है उनके राष्ट्राध्यक्षों से मिला है तो उनको आप जरूर याद रख लेंगे। दूसरे चरण में न्यूजीलैंड की यात्रा की। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत जो है यानी इसमें दौरा कौन किया है? आपने देखा कि अब दौरा जो चल रहा है वो किसका है? राष्ट्रपति का दौरा चल रहा है। तो यहाँ पर ऑकलैंड में जो है महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, याद रखेंगे। वेलिंगटन में, क्योंकि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, तो न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हो रहा था और भारत तो गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया गया था और गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा भारत को दिया गया। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय चरण में तिमोर लेस्ते की यात्रा की राष्ट्रपति ने और वहां पर राष्ट्रपति रोमास होर्ता से मिली तिमोर लेस्ते के और वहां पर इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। कौन सा? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, ये आप जानते हैं। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा दूसरी बार इन्होंने की, जब तो अक्टूबर मंथ में की। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सबसे लास्ट में की। तो अब्देल मजीद तेब्बोने राष्ट्रपति हैं वहाँ के अल्जीरिया के। मोहम्मद आउल्द गजोआनी राष्ट्रपति हैं मॉरिटानिया के। मलावी के इनके समकक्षी यहाँ पर राष्ट्रपति यानी सुल्तान वगैरह होते हैं, समकक्षी माने जाते हैं। लाजरस चकवेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलावी के जो राष्ट्रपति के समकक्ष थे वो कौन है? लाजरस चकवेरा। अल्जीरिया में द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है राजनीति विज्ञान में दिया जाता है। तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश से मिली है? किसको मिली है? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अल्जीरिया से मिली है, द्रौपदी को मिली है। और अल्जीरिया की श्री अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा इसे मानद डॉक्टरेट उपाधि दिया गया द्रौपदी मुर्मू को। थाईलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, 37 वर्ष की मात्र उम्र में पेंटोगटार्न बने हुए हैं। इससे पूर्व पीएम पद पर रहे श्रेथा थाविसिन को नैतिकता का पालन न करने के आरोप में संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद पेंटोगटार्न को 37 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड का बनाया गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके, बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। 9वें प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, पहले वामपंथी हैं, नेशनल पीपुल पार्टी पावर पार्टी के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? हरनी अमरसूरिया, ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की और नेशनल पीपुल पार्टी की ये भी हैं। तो देखा जाए कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके, आप जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली भी थी ये, श्रीलंका के साथ साथ दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। दूसरी पीएम श्रीलंका की कौन है? चंद्रिका कुमार तुंगा, याद रखेंगे। तीसरी अभी आपको पता है हरनी अमरसूरिया बनी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदेश यात्रा कहाँ हुई थी? ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने पर संवेदना व्यक्त करने के लिए ये दौरा किए थे जगदीप धनखड़ और अस्थायी रूप से उसके बाद मोहम्मद मुखबर जो थे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे। परंतु राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को बनाया गया।
लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह जो है एक आतंकवादी संगठन है लेबनान का, उसके चीफ हसन नसरुल्लाह का इजराइल हमले में मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा? तो अगर वीडियो इसी तरह वीडियो बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही मिलता रहे और आपके एग्ज़ाम में स्कोर में बूस्ट हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर आप एग्ज़ाम में ला सकें। आप सभी के लिए एक बार पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप 8423446622 पर आप UPPSS RO की लिख करके भेजें और वहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, यह पीडीएफ सिर्फ इसी 2 परीक्षा के लिए नहीं, आने वाली परीक्षा जैसे VEO लगने वाली है उत्तर प्रदेश में और आपका लोअर PCS है, इन तमाम बड़ी परीक्षाओं के लिए और अन्य आपके जो वनडे एग्जाम की परीक्षाएं हैं उनमें भी यह बहुत ही मदद होगा। धन्यवाद।